हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे थ्योरी विच एक्सप्लेन द मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल और लिगेंड के बीच की जो बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन करने के लिए तीन थ्योरीज हैं। फर्स्ट थ्योरी इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सेकंड इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड थर्ड इज लिगेंड फील्ड थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। Valence bond theory was given by Pauling and it explained the nature of bonding between ligand and metal in transition metal coordination compounds. Student, this theory is based on the magnetic moment measurements. हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि how this theory is based on the magnetic moment measurement. पहले हम देख लेते हैं some important point of this theory. तो first point of this theory is that कि सेंट्रल मेटल केटायन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रेजेंट होता है उसके पास sp या फिर d ऑर्बिटल जो होती है वैकेंट प्रेजेंट होनी चाहिए, ताकि वो वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन से जो लिगेंड से जो इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं उनको आसानी से अकोमोडेट कर सके। सेकंड इज कि जो ये वैकेंट sp-d ऑर्बिटल जो कॉम्प्लेक्स पे प्रेजेंट है वो उनमें क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन में वो जाती हैं और हाइब्रिडाइजेशन में जाने के बाद न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती हैं जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती हैं ये कंपेरेबल एनर्जी की होती है, अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी होती है इन ऑर्बिटल्स में और इनकी ज्योमेट्री और शेप क्या होती है, सेम होती है। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो ज्योमेट्री के बारे में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती हैं। तो नेक्स्ट इज द वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल ओवरलैप विद द फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए जो मेटल के पास नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी थी जो कि वैकेंट है वो ओवरलैप करती है लिगैंड की फिल्ड ऑर्बिटल के साथ में एंड फॉर्म करती है मेटल लिगैंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसे बाद में मेटल कोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। द मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल or atom decide the hybridization and geometry of the complex। जो मैग्नेटिक मूवमेंट है सेंट्रल मेटल के ऊपर और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है सेंट्रल मेटल का वो डिसाइड करता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी कॉम्प्लेक्स की और ज्योमेट्री क्या होगी कॉम्प्लेक्स की। स्टूडेंट, अगर हमें ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स पता है तो हम बता सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है, या हमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पता है तो हम बता सकते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या हो सकती है। जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी अगर हमें नॉलेज है सेंट्रल मेटल के अराउंड में तो इट कैन हेल्प अस टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ लिगैंड एंड द type of the complex. Next point is Pauling classified the ligand into two categories. जो ligand है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग लिगैंड एंड द अनदर इज वीक लिगैंड। स्ट्रॉन्ग लिगैंड में जो लिगैंड्स है सच लाइक साइनाइड लिगैंड, कार्बोनिल लिगैंड एटसेट्रा, एंड वीक लिगैंड्स आर द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगैंड जो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, वो लिगैंड वीक लिगैंड है। फॉर एग्जांपल फ्लोराइड, क्लोराइड और ऑक्सीजन एटसेट्रा। नेक्स्ट इज द strong ligand have tendency to pair up the d electron of the metal cation or atom to provide the necessary orbital for hybridization। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने कहा था कि वैकेंट अवेलेबल स्पेस होना चाहिए, ऑर्बिटल्स वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होनी चाहिए मेटल के ऊपर। तो जो अगर कहीं पे मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है जितना कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड है तो क्या करता है जो लिगेंड है वो स्पेस क्रिएट करवाता है मेटल के पास। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो क्या करेगा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में उनको पेयर कर देता है, जिससे क्या होती है कुछ जो ऑर्बिटल्स हैं उसके पास वैकेंट बच जाती हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन में जाके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती है और बाद में वो लिगेंड के साथ ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कराती है। अगर वीक लिगेंड है तो उसके पास ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं होती कि वो जो डी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर दे। तो इस केस में अनदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बनते हैं जो हम अभी देखने वाले हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द मेटल एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड इज कंसिडर्ड टू बी कोवेलेंट। जो बॉन्ड मेटल और जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि जो बॉन्ड मेटल और वीक लिगेंड के बीच बनता है उसको कोवेलेंट ना कह के आयोनिक कहा है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल होती है वो या तो d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है या sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। देखिए जो d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड है इसमें जो d ऑर्बिटल है दैट इज n-1 d ऑर्बिटल और जो sp3d2 में जो d ऑर्बिटल है दैट इज n d ऑर्बिटल।
n-1 d ऑर्बिटल से मतलब है कि इनर ऑर्बिटल यूज हो रही है, एंड d ऑर्बिटल से मतलब है आउटर ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल आप देखिए ऐसे होता है ऑर्बिटल का ऑर्डर, दिस इज 3d एंड दिस इज 4s ऑर्बिटल, नाउ दिस इज 4p, और 4p के बाहर जो 5 ऑर्बिटल्स होती हैं दीज आर द 4d ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इस ये ऑर्डर आता है जो ऑर्बिटल का होता है। तो यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स में ये वाली ऑर्बिटल यूज हो रही है तो हम इसे कहते हैं n-1 ऑर्बिटल। इफ ये ऑर्बिटल यूज हो रही है तो इसे कहते हैं nd ऑर्बिटल। ठीक है, तो जो लिगेंड है वो मेटल की कौन सी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है वो डिसाइड करता है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑन मेटल क्या होगी। अगर वो n-1 d ऑर्बिटल यूज करता है तो हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होगी, और अगर वो nd ऑर्बिटल यूज करता है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी कॉम्प्लेक्स की। अब आप देखिए जो इनर ऑर्बिटल यूज कर रहा है अगर कॉम्प्लेक्स बनाने में तो उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर आउटर ऑर्बिटल यूज हो रही है डी की तो उस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जनरली ऐसा पाया गया है कि जिसमें इनर ऑर्बिटल यूज होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेरेटिवली जिनमें आउटर ऑर्बिटल यूज होती है। इसका रीजन क्या है कि जो इनर ऑर्बिटल उसमें एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल क्या है, कम है, और जो आउटर ऑर्बिटल अगर हम यूज करते हैं तो वो एनर्जी 4 की एनर्जी आती है, दैट इज हायर एनर्जी एज कंपेरेटिवली 3d, और हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। इसीलिए जो इनर डी ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्स बनते हैं दैट आर मोर स्टेबल एज कंपेरेटिवली आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अभी हमने देखा कि जो डी है, डी में जो डी ऑर्बिटल है वो 5 ऑर्बिटल से मिलकर बनी होती है, लेकिन 5 में से सिर्फ 3 ही यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी 2 ही हाइब्रिडाइजेशन में जाती है। जो 2 हाइब्रिडाइजेशन में जाती हैं वो ऑर्बिटल्स हैं dx² - y² and dz²। Out of 5 d orbitals, only these 2 orbitals participate in the hybridization in case of octahedral complexes. Next, in tetrahedral complex, the metal cation or atom is either sp3 hybridized or sd3 hybridized। या तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा या फिर sd3 हाइब्रिडाइज्ड। आपको पता है p में 3 ही ऑर्बिटल्स होती हैं, px, py एंड pz, ये तीनों मोल होती हैं, एंड s एक ही ऑर्बिटल होती है, वो पार्टिसिपेट करती है टू कंबाइन विद द लिगेंड ऑर्बिटल्स। और जो अगर sd3 हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं तो आपको पता है d में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं और 5 में से ओनली 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। तो वो जो 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं दीज आर dxy, dyz एंड dzx। ठीक है, out of 5 d orbital these 3 orbital participate in the bonding in case of tetrahedral complexes. Next, in case of square planar complexes the metal cation is dsp2 hybridized। स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स में एक ही पॉसिबिलिटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है, दैट इज dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। और dsp2 में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल d है, ठीक है, एंड 2 p's, these are px and py and this is dz square और ये s ऑर्बिटल। ठीक है, these are hybridized orbital in case of square planar complexes। In case of second and third transition metal complexes, the d orbital involved in hybridization are inner orbitals। अभी हमने पढ़ा था octahedral complexes के केस में कि 2 पॉसिबिलिटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है और एक में आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन वो बात हो रही थी कि फर्स्ट डी ट्रांजिशन जो सीरीज है 3D जो सीरीज है उसके लिए अगर हम 4D और 5D सीरीज का अगर मेटल प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स में तो उस केस में जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है वो ऑलवेज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि उसमें n-1 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज, बिकॉज उसका nd ऑर्बिटल जो होता है वो हाईली डिफ्यूज होता है तो बॉन्ड का उतना अच्छा फॉर्मेशन नहीं कर पाता, इसीलिए ऑलवेज n-1 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन इन दैट केस। जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, वन इज पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स एंड अनदर इज डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा उसमें जो
इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकता है। इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड या सिंगली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता ऑर्बिटल में। सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होते हैं डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो स्टूडेंट अब हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस तरह से उन कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है। स्टूडेंट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन ऑन द कॉम्प्लेक्सेस हम पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स में फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है, दैट इज दिस म्यू स्पिन ओनली इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बिहाफ पे हम मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला में क्या होता है कि √n+2 और जो यूनिट होती है यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट की दैट इज बोर मैग्नेटॉन, और यहाँ पे जो n है दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ कॉम्प्लेक्स। मेटल के सेंट्रल मेटल के ऊपर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स में, दैट इज द n। तो अगर कॉम्प्लेक्स में फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उस कॉम्प्लेक्स के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो सकती है। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस फॉर्मूला, तो जो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आती है दैट इज 1.73 bm। इसी तरह से हम इस फॉर्मूला में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरियस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ फिल करते जाते हैं और दीज आर द वैल्यू बोर मैग्नेटॉन जो कि हम इस फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस टेबल को याद कर लें, बिकॉज ये हमारे कॉम्प्लेक्सेस की हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए या फिर ज्योमेट्री पता करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इसको अच्छे से याद करके हमेशा के लिए याद करके इसको रखिए। अभी इसकी हेल्प से ही हम देखते हैं कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स गिवन कॉम्प्लेक्स में हम फाइंड आउट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, या फिर उसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी हुई है तो हम अंडरस्टूड कर सकते हैं कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 2.87 आती है, इट मीन्स उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहा होगा 2। और उस डाटा को यूज करके हम पता लगाते हैं कि उसमें पेयरिंग होगी या नहीं होगी कॉम्प्लेक्स में, वो कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, और उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो इसीलिए मैंने कहा था कि दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इस मैग्नेटिक मूवमेंट की हेल्प से ही हम सारे कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्री किस तरह से होती है, पेयरिंग होती है उन्हीं कॉम्प्लेक्स में या नहीं होती है कॉम्प्लेक्स में, लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, वो सब हम एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी हम जो पहले एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। मतलब क्या है इसका कि n-1 डी ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व होगी इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स है दिस हेक्सासाइनो कोबाल्ट। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है हमारे पास, एंड ये जो कॉम्प्लेक्स है ये किस तरह का है, नेगेटिवली चार्ज अनायन कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट जो मेजर की गई है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो इंडिकेट करती है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है डायमैग्नेटिक है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। आगे देखते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हमारा काम होता है कि जो सेंट्रल मेटल है वो केटायन की फॉर्म में है, तो उसके ऊपर कितना चार्ज है ये फाइंड आउट करना, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है कि जिस भी मेटल की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी होती है उनसे एक्स कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद प्लस में क्या होता है कि जो लिगेंड है उसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस चार्ज ऑन द लिगेंड। ठीक है, इसको प्लस माइनस चार्ज ऑन द लिगेंड भी कह सकते हैं, एंड इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो देखिए इसमें हम कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट की हमें निकालनी है, तो दैट इज एक्स, और यहाँ पे हमारे पास Cn नेगेटिव लिगेंड है, तो ईच लिगेंड कैरी -1 चार्ज, तो 6 लिगेंड है, तो ये क्या हो गया 6 - 1 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स इज अनायन कॉम्प्लेक्स, तो इसके ऊपर -3 चार्ज है। ठीक है, तो x विल बी इज इक्वल्स टू +3। ठीक है, यानी कोबाल्ट जो हमारा वो यहाँ पे CO+3 फॉर्म में कोबाल्ट प्रेजेंट। अब देखते हैं कि जो कोबाल्ट की ग्राउंड स्टेट होती है उसमें एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना होता है 27। तो 27 के अकॉर्डिंग इसमें जो ग्राउंड स्टेट में इसमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो इस तरह से होती है, दिस इज 3d, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिल होगा। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स होता है इसकी डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4
5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d7 4s2। अब हमें पता है कि यहाँ पे ग्राउंड फॉर्म में नहीं है, जो मेटल है वो यहाँ पे कीटैन फॉर्म में है। तो कीटैन फॉर्म क्या है इसकी CO+3, और इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ठीक है। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3 इलेक्ट्रॉन में माइनस कर रहे हैं, दैट मीन्स 3d6 4s0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओके। तो कोबाल्ट जब +3 में होता है तो उसकी डी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 और 4s उसकी क्या होती है एम्प्टी होती है। अब उसके बाद इस कोबाल्ट +3 पे क्या है, लिगेंड सराउंड कर रहे हैं, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होने के बाद जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस तरह से होंगी, देखिए क्या होता है यहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पहले करानी पड़ती है, क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक मूवमेंट से जो मेजरमेंट आ रही थी वो क्या आ रही है कि कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक, इट मींस यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो लिगेंड है दैट इज साइनाइड लिगेंड, और आपको पता है साइनाइड लिगेंड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अभी जब हम मेन पॉइंट्स पढ़ रहे थे थ्योरी के तो हमने वहाँ देखा था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जो एग्जाम्पल है दैट इज साइनाइड लिगेंड। तो यहाँ क्या होता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, इस तरह से पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी। ठीक है, और हमने पढ़ा था ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है D2sp3 एंड sp3d2। तो अगर इनर ऑर्बिटल में स्पेस अवेलेबल है तो डेफिनेटली पहले जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं वो इनर ऑर्बिटल में जाएंगे। तो होता क्या है, हमारा साइनाइड लिगेंड है, ईच साइनाइड लिगेंड विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल इन दिस मैनर। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे एंड दिस इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम द लिगेंड इन दिस मैनर। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो बॉन्डिंग में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही हैं वो कौन कौन सी कर रही हैं। तो वो ये ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, और इसमें क्या क्या आ रहा है, डी की 2 ऑर्बिटल आ रही है दैट मीन्स D2, और 1 s ऑर्बिटल है, दिस s सबशेल है तो D2s, एंड p सबशेल के 3 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं दैट इज P3। तो जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हमारी आ रही है दैट इज D2sp3, एंड D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आने से इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स क्या है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में भी कौन सा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज इनर ऑर्बिटल इज यूज हो रही है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से पता चलती है इस कॉम्प्लेक्स के बारे में। वो क्लियर है ये। अभी हम देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में क्या दिखाई दे रहा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट इस कॉम्प्लेक्स में इंडिकेट कर रही है कि द कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और जो ये मैग्नेटिक मूवमेंट की इसमें जो वैल्यू आ रही है दैट कोरस्पॉन्ड टू द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी जो वैल्यू है दैट इज नियर अबाउट 1.73, जो इंडिकेट करती है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होगा वो 1 होगा। तो देखिए इसमें पेयरिंग किस तरह से होगी इलेक्ट्रॉन्स की। कोबाल्ट की हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं फर्स्ट। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कंसीडर करते हैं X प्लस NO2 इज 1 नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज। तो यहाँ पे 6 - 1 एंड इज इक्वल्स टू -4, तो ऑक्सीडेशन कम्स इज +2। ठीक है, तो हेयर कोबाल्ट इज इन CO+2 स्टेट। तो कोबाल्ट इन +2 स्टेट, अभी हमने कोबाल्ट इन ग्राउंड स्टेट में जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है क्या है ये हमने देख ली है। अब कोबाल्ट इन +2 स्टेट में जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, दिस इज 3D एंड दिस इज 4s, दिस इज 4p, एंड हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं 5s ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जो कोबाल्ट में जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज 3d7 एंड 4s0। ओके, तो अब यहाँ क्या करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, अब क्या है यहाँ पे NO2 इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, NO2 इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, NO2 नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम क्या होता है, अभी हमने जब जंक्शंस पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, अगर
वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो पेयरिंग के थ्रू वैकेंट्स को अवेलेबल कराता है वो वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं। तो पेयरिंग इसमें किस तरह से होगी देखिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला गया। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में बचा हुआ और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स खाली बची हमारे पास, अब आपको पता है लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इन कॉम्प्लेक्सेस में, तो लिगेंड यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से रहा, क्योंकि अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब लिगेंड का नंबर कितना है, 6, तो 6 के हिसाब से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ज्योमेट्री या तो D2sp3 हो सकती है, sp3d2 हो सकती है। अब जब तक इनर ऑर्बिटल वैकेंट है तब तक आउटर ऑर्बिटल में कॉम्प्लेक्स जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकती है। तो और इनर ऑर्बिटल जो है वो सिर्फ अभी यहाँ पे एक ही अवेलेबल है। होने कितनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल के लिए, मिनिमम 2 ऑर्बिटल्स अवेलेबल होनी चाहिए। तो क्या किया जाता है यहाँ पे, ये जो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो क्या होता है, जंप करके हायर ऑर्बिटल, हायर एनर्जी की 5s ऑर्बिटल में मूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ किस तरह से फिलिंग होती है अब इलेक्ट्रॉन्स की, 2 3 4 5 6, और ये इलेक्ट्रॉन जंप होके कहाँ चला गया, 5s में। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट था 3D में ऑफ द कोबाल्ट में, वो जंप करके 5s में मूव हो गया। और अब आप देखिए यहाँ पे स्पेस अवेलेबल हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पे अवेलेबल है टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड। तो अब लिगेंड क्या है, इजीली यहाँ पे जो हमारे 6NO2 लिगेंड्स है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ पे इन दिस मैनर। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से बॉन्डिंग बन जाती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, ठीक है। अब देखो जो मैग्नेटिक मूवमेंट इंडिकेट कर रही थी कि ये क्या है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, सारी चीजें पॉसिबल हो रही है। NO2 लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो पेयरिंग भी हो रही है यहाँ पे। मैग्नेटिक मूवमेंट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, तो वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ड्यू टू द 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये पैरामैग्नेटिक भी है। ओके, तो इस तरह से इस जो इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स में जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इस तरह से फिल होती है अकॉर्डिंग टू द VBT। अब ड्यू टू दिस 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला गया, तो भी मैंने बताया था हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो हाईली अनस्टेबल होता है वहाँ पे, और अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो आसानी से लूज हो जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो हाईली अनस्टेबल है, यानी वो इजीली ऑक्सीडेशन में जा सकता है, इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक H2O2 में। वो क्यों होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज इन हायर एनर्जी, जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है, एयर की प्रेजेंस में आता है, तो ये जो 5s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन था वो रिमूव हो जाता है और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है CONO2 6 3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। तो अब अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो कोबाल्ट पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, और स्टार्टिंग में जो कोबाल्ट था वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन कोबाल्ट पास +2। तो यहाँ पे आपको इजीली दिखाई दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स हो रहा है। वो क्यों होता है, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप होकर के हाई एनर्जी ऑर्बिटल में चला गया और वहाँ पे वो अनस्टेबल है। तो अगर उसको ऐसी फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन अगर उसको मिल जाती है, तो वो आसानी से वहाँ पे लूज हो जाता है और कॉम्प्लेक्स इस तरह से अनस्टेबल होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए हमेशा इनर्ट एटमॉस्फेयर रखा जाता है, ताकि वहाँ पे एयर की प्रेजेंस हो ही ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए, उसको लूज करने के लिए एयर चाहिए या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको हमेशा इनर्ट एटमॉस्फेयर में प्रिपेयर किया जाता है ताकि उसको वहाँ पे एयर कम से कम मिले और उसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए, तब हम इस कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। तो दिस इज द मैग्नीज कॉम्प्लेक्स हमारे पास है। इस कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक मूवमेंट जो मेजरमेंट की गई है थ्रू द एक्सपेरिमेंट, वो इंडिकेट करती है कि ये कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, और जो पैरामैग्नेटिक है ये ड्यू टू द 2
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है इस कॉम्प्लेक्स में। तो लेट्स सी हाउ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स इन दिस कॉम्प्लेक्स। एंड अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं। अगर हमें नहीं पता हो कि ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है आयन ऑफ दिस, तो हमें ये फाइंड आउट भी करना होता है कि कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये हमें बताना होता है, ठीक है। तो लेट्स सी कि ये कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो किस तरह से है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, मैग्नीज पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो यहाँ पे जो मैग्नीज है वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, Mn या फिर हम उसको x लिख सकते हैं +6 -1 साइनाइड लिगेंड, नेगेटिव चार्ज लिगेंड होता है, इज इक्वल टू -3। तो मैग्नीज पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है दैट इज इक्वल टू +3, ठीक है। और आपको पता है मैग्नीज क्या है, इसका एटॉमिक नंबर इज 26 एंड 26 एटॉमिक नंबर होने की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या है 3d 5 and 4s2, 1 2 3 4 5 and 4s2। तो यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। अब ये मैग्नीज +3 में है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं Mn+3। Mn+3 में 3 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, 1 2 3। तो लेफ्ट इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे यहाँ पे 2 1। तो लेफ्ट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या बचे 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें यहाँ से रिमूव कर दिए हैं, ये यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहे हैं कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, साइनाइड इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो यहाँ क्या होगी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। अब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम करा रहे हैं तो हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, आप करेंगे, मैं सब आप करेंगे वो बता रही हूँ। अब क्या करेंगे, बिकॉज साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो आप पेयरिंग होगी यहाँ पे और 1 2 3 4 हम क्या कर देंगे, इससे ये पेयर हो गया, इससे ये पेयर हो गया, इस तरह से ऑर्बिटल यहाँ पे खाली हो जाएगी। और जब लिगेंड फिल करेंगे तो क्या करोगे, ऐसे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स कर दोगे। तो ये क्या है बेटा, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, बिकॉज आपको नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन यहाँ कितना दिखाई दे रहा है 6 दिखाई दे रहा है। इट मीन ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। अब ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है, D2sp3 और या फिर sp3d2। अगर आप इस तरह से पेयरिंग करा देंगे तो यहाँ पे जो रेस्ट ऑर्बिटल बच जाती है वो क्या बच जाती है, 3 d ऑर्बिटल बच जाती हैं। और हमें फिल कितनी करनी होती है, लिगेंड कौन सी, सिर्फ ओनली 2 जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे इस तरह से लिगेंड ने फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर दी। अब आप क्या देखोगे कि एक जो ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल वो वैकेंट है। और आपने पढ़ा है कि हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो उस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जब तक सारी सेम एनर्जी की ऑर्बिटल्स में, यानी जो ऑर्बिटल डीजनरेट ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी सेम है, वो अगर सिंगली फिल्ड नहीं हो जाती तब तक हम उनमें पेयरिंग नहीं करा सकते हैं। तो अब आप देखिए ये ऑर्बिटल सारी डीजनरेट ऑर्बिटल है, सबकी एनर्जी सेम है। और अगर आप इसमें इस तरह से पेयरिंग करा देते हो तो ये एक सेम एनर्जी की ऑर्बिटल वैकेंट रह जाती है, तो ये वायलेट करती है हुन्स रूल को, ठीक है। तो ये जो फिलिंग अगर हम इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं बाय द लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कराते हैं तो वो इनकरेक्ट होता है। तो करेक्ट क्या होगा ये हम देखते हैं अभी। करेक्ट क्या होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट से भी हमें उसे कोरिलेट करना होता है। तो करेक्ट क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उठ के आता है और 1 2 3 and 4, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, रेस्ट 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हैं। अब आप देखिए आपको चाहिए कितने थी, 2 ऑर्बिटल चाहिए थी पेयरिंग के लिए। तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स अभी हमारे पास अवेलेबल हैं और दिस इज 4s एंड दिस इज 4p, ओके। अब हमारे पास 6 जो लिगेंड्स है वो यहाँ पे आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, साइनाइड लिगेंड, एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड ने डोनेट किया उसको हम थोड़ा डॉटेड रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या है, पैरामैग्नेटिक, बिकॉज इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना पता है 2। वही हमारे पास आ रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है।
और चूंकि हमारे पास CN लिगेंड था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, तो यहाँ पे पेयरिंग भी कराएगा, तो पेयरिंग होगी यहाँ पे, लेकिन वो कंप्लीट पेयरिंग यहाँ नहीं हो रही है, बिकॉज अगर कंप्लीट पेयरिंग कराते हैं तो इट वायलेट्स द हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जो कि क्या कहता है, जब तक सेम एनर्जी के ऑर्बिटल को हम सिंगली फिल्ड नहीं करते तब तक हम पेयरिंग नहीं करा सकते। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंगली पेयरिंग करा देंगे तो ये ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड भी नहीं रहेगी, वैकेंट रह जाएगी, दैट इज इनकरेक्ट। तो इस तरह से इसमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा बाय द लिगेंड, इस मैनर में पेयरिंग होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन हम यहाँ क्या आ रही है, D2sp3, तो इनर ऑर्बिटल यूज हो रही है, दैट्स व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जो ज्योमेट्री है इसकी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये, इज दैट क्लियर? तो आपको इसके बारे में आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, आपको यहाँ क्रोमियम दिखाई दे रहा है। क्रोमियम की हम यहाँ सबसे पहले क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ आएगी x इज इक्वल टू 6 - 1 इज इक्वल्स टू -3 एंड x इज इक्वल्स टू +3। तो क्रोमियम होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 25 एटॉमिक नंबर, सॉरी आई मेक अ मिस्टेक, यहाँ पे जो मैग्नीज की एटॉमिक नंबर है दैट इज 25 एंड क्रोमियम की जो एटॉमिक नंबर होती है दैट इज 24। तो यहाँ पे जो इसकी ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज इन दिस मैनर 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 4s में आपको पता है सबसे पहले फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में होती है, देन 3d में जाता है 4s कम्प्लीटली फिल होने के बाद। लेकिन ये एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन है, हमने पढ़ी हुई है, बिकॉज इसमें जो 4s में है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, जो उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो 3d में ट्रांसफर कर दिया जाता है, बिकॉज अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है तो ये हाफ फिल्ड स्टेबल डिकॉन्फिग्रेशन हो जाती है, इसीलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आती है। अब नाउ कॉम्प्लेक्स इज इन +3 स्टेट, तो यहाँ पे क्रोमियम को हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है। आफ्टर रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स डी में 3 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हो जाते हैं और 4s यहाँ पे 0 हो जाती है, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आती है। नाउ सी द मैग्नेटिक मोमेंट क्या कहती है, एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट के अकॉर्डिंग द कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक एंड दिस पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो और आपके पास लिगेंड क्या है, CN लिगेंड, और आपको ये भी पता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो यहाँ पे पेयरिंग होनी चाहिए। तो हम जनरली कंसिडर क्या करते हैं, CN इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को उठा के पेयर कर देते हैं, बट इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज मैग्नेटिक मूवमेंट क्या कहेगी, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिज्म है। तो आप अगर पेयर कर दोगे आप इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या कह रही है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं करा सकते। और दूसरा पेयरिंग नहीं कराने का रीजन यहाँ पे क्या है कि अभी हमने बताया था हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो उस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि सिंगली फिल्ड जब तक नहीं होती है सेम एनर्जी की ऑर्बिटल, पेयरिंग नहीं हो सकती है। अब आपको पता है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए D2 ऑर्बिटल चाहिए ही चाहिए, 2 ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए। अब अगर हम पेयरिंग करा देते हैं तो यहाँ पे ये तीसरी ऑर्बिटल भी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। जब तक सेकेंड ऑर्बिटल अवेलेबल है तब तक पेयरिंग नहीं हो सकती, तो यहाँ पे पेयरिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, ऑल्दो यहाँ पे जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। दिस इज एक्सेप्शनल केस, जो हम पढ़ते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पेयरिंग होती है, तो बेटा यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही है। पेयरिंग ना होने का रीज़न ये है कि अगर यहाँ पेयरिंग करा देते हैं तो हुंस रूल जो है यहाँ पे वायलेट हो जाता है। और दूसरा रीज़न क्या है कि जो एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है वो भी कोरिलेट नहीं कर पाती। तो यहाँ पे जो Cr+3 है विद दिस लिगेंड इस कॉन्फ़िगरेशन में रहता है, और जब ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बना लेता है तो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से 1 2 3 and 4, this is 3D 4S and 4P। तो यहाँ क्या होता है कि 1 2 3 ये तो इलेक्ट्रॉन्स थे ही इसके पास, अब यहाँ से साइनाइड लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट कर देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल in this manner, ओके। और तो इन्वॉल्व जो ऑर्बिटल्स हुई हैं दीज आर D2sp3 ऑर्बिटल, और इन्वॉल्विंग ऑर्बिटल जो D ऑर्बिटल है दैट इज इनर ऑर्बिटल। तो कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और इस कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बाद भी यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कोई पेयरिंग नहीं होती है, बिकॉज मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज अगर पेयरिंग कर देते हैं तो हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी विल वायलेट हियर। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आप
और कोई डाउट भी अगर क्रिएट हो रहा होगा तो इन नेक्स्ट एग्जाम्पल आई होप दैट विल बी क्लियर. Okay student, let's see this complex. According to this complex, magnetic moment measurement क्या कहती है कि complex paramagnetic है due to the 2 unpaired electron. तो let's see how this complex is paramagnetic और कितने electrons यहाँ पे निकल के आते हैं. तो यहाँ पे firstly we calculate the oxidation state on vanadium. तो X ammonia is a neutral ligand, ये कोई charge carry नहीं करता, तो 6 into 0 is equal to +3. तो here oxidation state on vanadium is +3. Now vanadium का जो atomic number होता है that is 23. और so in ground state when vanadium is in the atom form, उसमें जो configuration होती है वो इस तरह से होती है. ओके तो इसकी 3D में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड इसके 4s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स. Now in the form of complex, this vanadium is in the form of cation and the oxidation state on this is +3. So in this state the configuration is in this manner. 3 electrons we have to remove in the original configuration. तो जो left electron बचते हैं वो 3d 2 electrons इसमें बचते हैं 3d2 4s 0 and here the configuration pass 3d3 and 4s 2. ओके तो ये यहाँ पे configuration निकल के आती है. अब आपको पता है जो लिगेंड का नंबर है दैट इज 6. तो हमें यहाँ 6 लिगेंड को जो लिगेंड है वो डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन टू द वैकेंट ऑर्बिटल्स. तो यहाँ पे 6 ऑर्बिटल विल बी यूटिलाइज्ड बाय द लिगेंड्स. तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स आपको इन दिस मैनर कितनी दिखाई दे रही है 7 ऑर्बिटल्स, बट यूटिलाइज कितनी होनी है ओनली 6 बिकॉज लिगेंड्स आर 6. तो कौन सी यूटिलाइज होंगी आपको पता है 6 लिगेंड अगर 6 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट मींस ऑक्टाहेड्रल कैन कॉम्प्लेक्स कैन फॉर्म और जो ज्योमेट्री होगी वो D2 जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी D2sp3 और sp3d2. तो D की सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स हमें यूज करनी है और यहाँ पे वैकेंट कितनी है 3. तो हम 3 में से सिर्फ 2 ही यूज करेंगे और 2 यूज कौन सी करेंगे dx² - y² एंड dz². तो हम इस तरह से लिगेंड जो है इस तरह से यहाँ पे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कर देता है. ठीक है. और अमोनिया के बारे में ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बिकॉज इट लाई ऑन द बॉर्डर लाइन. इट can behave the weak ligand or can also behave the strong ligand. तो in this VBT it considered as a strong ligand. और तो strong ligand के केस में पेयरिंग होनी चाहिए थी. यहाँ पे अगेन यहाँ पेयरिंग नहीं हो पाती है बिकॉज पेयरिंग ना होने का रीजन सेम वही है. इफ पेयरिंग अकर हियर इट वायलेट्स द होन्स रूल. कैसे होन्स रूल को वायलेट करेगा कि अगर यहाँ पेयरिंग कर देते हैं और इन्वॉल्विंग ऑर्बिटल्स हमारी ये हैं तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल जो होंगी वो क्या बच जाएंगी वैकेंट बच जाएंगी और एक ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा. दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जब तक सेम एनर्जी की सारी ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड नहीं हो जाती हम पेयरिंग नहीं करा सकते हैं. तो इसी वजह से इस स्ट्रॉन्ग लिगेंड अमोनिया होने की वजह से भी यहाँ पे पेयरिंग नहीं की जा रही है. यहाँ पे इस तरह से रखा जा रहा है और यहाँ पे अब अमोनिया इनको इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से डोनेट कर देता है. अमोनिया के पास लोन पेयर होता है जो कि मेटल को वो डोनेट करता है टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि मैम अभी भी तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो रही है. तो ये हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो पेयर नहीं होनी चाहिए जब तक खाली है. यहाँ पे क्या है पेयर नहीं हो रही है और यहाँ बिना किसी कंडीशन के ये ऑटोमेटिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं इतने कि इसको फिल कर सके. तो हमें ये बात ध्यान रखनी कि पेयरिंग नहीं करानी है अगर बाद में जो ऑर्बिटल है वो खाली बच जाती है. तो हाँ सिंगली फिल्ड है और तब कोई ऑर्बिटल लाइक दिस खाली बच रही है वैकेंट बच रही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट कैन रिटेन लाइक दिस. तो इस तरह से फिलिंग होगी और जो इन्वॉल्विंग ऑर्बिटल्स हैं दीज आर ये यहाँ पे फिलिंग नहीं होगी, ये वैकेंट रहेगी. यहाँ पे फिलिंग होगी लोन पेयर की और इन दिस मैनर यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बिटवीन द अमोनिया लिगेंड एंड द सेंट्रल मेटल वैनेडियम. और जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज D2sp3 और इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होती है. तो जो ज्योमेट्री होगी यहाँ पे वो क्या होगी ऑक्टाहेड्रल होगी एंड द ऑर्बिटल यूज्ड in the filling of electron that is inner orbital and -1d orbital. तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा inner orbital complex होगा. ठीक है. और अब आपको यहाँ पे आप मैग्नेटिक मूवमेंट से भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा और इसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगी
जो कि 2 अनफोल्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। 2.89 के आसपास यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ की इसकी ऑब्जर्व होगी। तो आई होप आपको इस तरह से वन बाय वन जब आप इसको देख रहे हैं तो आपके माइंड में कुछ क्लियर होता जा रहा होगा कि हमें किस तरह से फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करनी है। और मैं फिर से अगेन रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को। अगर हमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स दिया जाए तो हम फाइंड आउट करना होता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी वो इनर होगी या आउटर होगी। तो वो हम सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर करेंगे। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करा सकता है, बट अगर वो वायलेट कर रहा है ऑन स्टूल को तो उस केस में पेयरिंग नहीं होगी, वेदर लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग और नॉट। ठीक है, वीक लिगेंड है, अगर आगे स्पेस अवेलेबल है 2 ऑर्बिटल का तो ठीक है, अगर नहीं अवेलेबल है तो जो एनडी ऑर्बिटल है दैट विल बी यूटिलाइज्ड बाय द लिगेंड टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल एटम। Okay, now we will discuss or we will see the octahedral complexes where the orbital d orbital used is n-d orbital, यानी outer d orbital complex को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। जो उसका एग्जांपल हम देखते हैं, हेक्साफ्लोराइड कोबाल्ट, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन हमने लिया है। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन की मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट इंडिकेट करती है कि ये कॉम्प्लेक्स क्या है, पैरामैग्नेटिक है। और पैरामैग्नेटिज्म जो इसका आता है वो कोरस्पॉन्ड टू द 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है। तो लेट्स सी हाउ दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक एंड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन कोबाल्ट। तो X इज कोबाल्ट एंड जो F है वो फ्लोराइड आयन होता है एंड कैरिंग -1 नेगेटिव चार्ज। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 - 1 is equals to -3, तो x will be is equals to +3, मीन्स जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन कोबाल्ट इज +3। तो कोबाल्ट अभी हमने देखा था इसका एटॉमिक नंबर होता है 27। इन ग्राउंड स्टेट इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3d7 एंड 4s2 होते हैं। दिस इज 3d एंड दिस इज 4s 4p। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 7 होते हैं और यहाँ पे 4s होता है इन ग्राउंड स्टेट, जब वो कोबाल्ट एटम की फॉर्म में है। कोबाल्ट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ये आयन की फॉर्म में है, केटायन फॉर्म में है और इस पे +3 चार्ज है। तो इस केस में इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसमें से हम 3 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर देते हैं। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 एंड ये एम्प्टी। ओके, तो ये है 3d6 इन केस ऑफ, और यहाँ होता है ये 3d7 4s2। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे जो हमारे पास लिगेंड है, हमने अभी जब कहा था कि पॉलिंग ने जो लिगेंड्स को क्लासिफाई किया था, कैटेगराइज किया था इनटू 2 कैटेगरीज, वन इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड अदर इज वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड में हमने यहाँ देखा था कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं लाइक क्लोराइड या ऑक्सीजन एटम, वो क्या होते हैं, वीक लिगेंड होते हैं और वीक लिगेंड के पास कोई टेंडेंसी नहीं होती टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास लिगेंड जो है वीक लिगेंड है, इट मीन्स यहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकती है। और जब तक पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 3d के पास और कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है कि वो लिगेंड को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करा सके। तो अब 3d में इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई नहीं हो सकते हैं बाय द लिगेंड, तो अब क्या होगा, 4d ऑर्बिटल जो होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होंगे बाय द लिगेंड। तो ठीक है, दिस इज 4d। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम करते हैं जैसे कि CO ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, COF6 कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट इस मैनर में करते हैं। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द लिगेंड ऑन सेंट्रल मेटल आयन। ओ सॉरी, सिर्फ 6 लिगेंड है तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ तक होगा। ओके, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इन्वॉल्विंग ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, दिस ऑर्बिटल, और ये कितनी है sp3d2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन किस ज्योमेट्री में होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में होती है। तो कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एंड और जो d2 ऑर्बिटल है वो आउटर ऑर्बिटल यूज हो रही है। तो कॉम्प्लेक्स क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है।
ओके, अब देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट क्या कह रहा था कि वो कह रहा था कि ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है और पैरामैग्नेटिज्म क्या है, ड्यू टू द 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कॉम्प्लेक्स में है वो प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इस बिहाफ पे आती है कि ये नियर अबाउट 4.8 या 5 के आसपास रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखते हैं इसमें, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है कॉम्प्लेक्स की इंडिकेट करे कि कॉम्प्लेक्स अगेन पैरामैग्नेटिक है, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट भी दी गई है, दैट इज 3.89। तो यहाँ पे ये नहीं बताया कि पैरामैग्नेटिज्म है कॉरस्पॉन्डिंग टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, उसकी जगह यहाँ लिखा है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो अभी जो मैंने कहा था आपको टेबल याद रखनी है, अगर आप टेबल याद रखेंगे तो आप वहाँ से पता लगा सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू देखकर कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 3.89, इट मीन्स जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट है, पैरामैग्नेटिज्म है इस कंपाउंड में ड्यू टू द 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब आगे देखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 26। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम इसके निकालते हैं पहले, तो आयरन को हम एक्स मान लेते हैं। वाटर इज अ न्यूट्रल लिगेंड और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज कैरी करता है ये। तो प्लस वाटर का नंबर कितना, 5 × 0। फिर यहाँ पे एनो लिगेंड है, एनो लिगेंड क्या है, एनो जो है नाइट्रोसिल है, ये प्लस चार्ज भी कैरी करता है, माइनस चार्ज भी कैरी करता है। तो इस कॉम्प्लेक्स में प्लस चार्ज कैरिंग स्पीसीज है, इसका नंबर 1 है, तो 1 × +1 इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है दैट इज +2। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन आयरन आएगी दैट विल बी +2 - 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, +1। तो आयरन इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हियर। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो इन ग्राउंड स्टेट आयरन पे जो कॉन्फिगरेशन होगी दैट विल बी 3d6 4s2। ठीक है, अब यहाँ आयरन क्या है, इन केस ऑफ +1 स्टेट, तो यहाँ पे जो कॉन्फिगरेशन होगी वो किस तरह से होगी, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस। एक जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s से रिमूव हो गया और इस तरह से कॉन्फिगरेशन। अब ये जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है FeH2O5 एंड 1 लिगेंड दैट इज नाइट्रोसिल, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस केस में क्या होगा, अब आप देखिए लिगेंड को आइडेंटिफाई करते हैं हम। H2O जो वाटर है वो एक वीक लिगेंड है, तो वो पेयरिंग कॉज नहीं करता है। जो NO है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसकी वजह से पेयरिंग होती है। तो पेयरिंग जिस लिगेंड की वजह से होने वाली है उसका आप नंबर देखिए, दैट इज नंबर इज 1। और जो वीक लिगेंड है जिसकी वजह से पेयरिंग नहीं हो सकती उनका नंबर क्या है, 5। तो यहाँ पेयरिंग होगी तो जरूर कॉम्प्लेक्स में, बट एक्सटेंट ऑफ पेयरिंग विल बी वेरी लेस बिकॉज पेयरिंग कॉज करने वाला लिगेंड का नंबर वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है एज कंपेरेटिवली टू वीक लिगेंड। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे पेयरिंग हो सकती है, 1 2 3। तो ये 4s का इलेक्ट्रॉन है वो के यहाँ जाता है, बाकी एज इट इज रहते हैं। 4s अब क्या हो जाती है, वैकेंट हो जाती है और इस तरह से हमारे पास क्रिएट होता है। अब आप देखिए, अब पेयरिंग यहाँ हो नहीं सकती है बिकॉज लिगेंड इज वीक, और दूसरा एक रीजन ये है अगर हम यहाँ पेयरिंग करा भी देते हैं तो अगेन इट वॉयलेट्स द मून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अगर यहाँ पेयरिंग कराओगे भी आप तो यहाँ पे जब तक पेयरिंग नहीं हो सकती जब सारे इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड ना हो, सारे ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड ना हो। दूसरा एक रीजन ये है पेयरिंग करा भी दोगे तो यहाँ पेयरिंग कराने से सिर्फ आपके पास एक ऑर्बिटल वैकेंट क्रिएट होगी, जबकि हमें 6 लिगेंड को ऑक्यूपाई कराने के लिए 2 डी ऑर्बिटल की जरूरत होती है। वेदर ये 2 ऑर्बिटल इनर डी ऑर्बिटल भी हो सकती है या फिर ये एक्सटर्नल डी ऑर्बिटल भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कितनी भी कोशिश कर लें यहाँ पे एक ऑर्बिटल क्रिएट होती है वैकेंट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो अब क्या करेंगे, जो 4d ऑर्बिटल है दैट विल बी यूटिलाइज्ड बाय द लिगेंड फॉर द बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन स्टार्ट हो जाता है। दिस इज NO और ये बाकी जितने भी हैं दीज आर द H2O लिगेंड्स। ठीक है, और
और इन दिस मैनर ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं टू द वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल, और सेंट्रल मेटल सेंट्रल कैटायन यहाँ पे आयरन है, दैट इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाइब्रिडाइजेशन आप देखिए क्या है, sp3 एंड d2। तो जो ऑर्बिटल यूज हो रही है दैट इज आउटर डी ऑर्बिटल, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, और जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री होगी दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। एंड अब आप देखिए इसके डाटा को, जो मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट आ रही थी दैट इज इंडिकेटिंग दैट कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिव। यस, आवर कॉम्प्लेक्स इज आल्सो पैरामैग्नेटिव बिकॉज इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो उसमें वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इंडिकेट कर रही थी, यहाँ पे वैल्यू 3.89, इट मीन्स यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारे कॉम्प्लेक्स की जब हमने फॉर्मेशन की है तो वहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 ही आ रहा है, ठीक है। इन दिस मैनर the bonding between metal and ligand takes place according to the Pauling, and this is explained in the theory that is known as the valence bond theory. ओके स्टूडेंट्स, अब तक हमने जितने भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखे, वेदर वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स थे या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स थे, उसके बिहाफ पे कंक्लूजन निकल के आता है जिसको मैंने नोट के फॉर्म में राइट डाउन किया है। कंक्लूजन क्या है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर हमारे पास वो है जिनमें सेंट्रल मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस मैनर में है, लाइक D1, D2 एंड D3, तो उस केस में ऑलवेज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, वेदर द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। अगर मेटल के पास कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3 है तो चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो D2sp3 होगी ऑलवेज। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है हमारे पास और उसमें जो सेंट्रल मेटल है उसकी कॉन्फ़िगरेशन D8, D9 और D10 है, तो उस केस में ऑलवेज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, आइदर द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, ऑलवेज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म इन द केस ऑफ D8, D9 एंड D10 configuration on the central metal, यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी sp3d2, ठीक है। और अगर कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल है उसके ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी दैट इज D4, D5, D6 एंड D7, तो उस केस में कॉम्प्लेक्स जो होगा वो हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जब उसके साथ जो लिगेंड है वो वीक है। अगर वीक लिगेंड प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल के साथ में और सेंट्रल मेटल पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज D4, D5, D6, उस केस में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो ऑलवेज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग किस तरह से होती है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने डिस्कस की है। अब इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक हम उसमें डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, और उस पार्ट में हम देखेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या रही है, वो सब हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। और आई होप आपको जो आज पढ़ाया है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टूडेंट, मैं आपसे ये बात फिर से कह रही हूँ कि अगर आपको समझ आता है सब तो आप मुझे लाइक के थ्रू मैसेज ज़रूर करें, ताकि मुझे समझ आता रहे कि आपको जो तरीका है वो आपको ठीक लग रहा है, और इसी बिहाफ पे हम आगे की स्टडी कंटिन्यू रखें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे वो लिख सकते हैं, और उसमें कुछ चेंजेस करना होगा तो मैं डेफिनेटली उसमें करूँगी। थैंक यू सो मच।